हाय गाइज, मैं आप लोगों का अपने चैनल डियर मैम एंड सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपन ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 17 डेज का चैलेंज लिया था, उसमें आज अपना सेकंड डे है। अपन ने सेल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो आज अपन कंप्लीट करेंगे। देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, राइबोसोम्स के अंदर। क्योंकि राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, पैलाडे का कण। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक 70S और दूसरा 80S। देखो 70S राइबोसोम किसमें पाए, दोनों ही काम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का। 70S जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और जो 80S राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और इसको पैलाडे का कण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की, पैलाडे ने, इसलिए इसे पैलाडे का कण कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किस में होता है, राइबोसोम में, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हरा शैवाल, सेकंड क्या है, कवक, थर्ड क्या है, लाइकेन, और फोर्थ क्या है, जीवाणु। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवाणु, क्योंकि ये तीनों किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। जीवाणु क्या होते हैं, जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो केंद्रक होते हैं उनके ऊपर एनवेलप नहीं होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो प्रिमिटिव होती है, ना पहले वाली होती है। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो केंद्रक होते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियर का एनवेलप नहीं पाया जाता। देखो, इस तरह से जो अपनी सेल होती है, इसके मिड पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो जीवाणु है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर अपना थर्ड क्वेश्चन, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें जिसके कारण उसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण उसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या का थैला। लाइसोसोम की खोज किसने की, डी दुबे ने। और जो लाइसोसोम होते हैं वो बहुरूपी होते हैं, इसके अंदर जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब अगर इनमें डिटोफिकेशन हो जाता है तो उनको कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या का थैला। मतलब जो सेल खुद के होते हैं उसको ही ये एनगल्फ कर जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आत्महत्या का थैला। और लाइसोसोम किसमें नहीं पाए जाते, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है अपने पास, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, आरबीसी। देखो आगे जब अपन ब्लड पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी,
और प्लेटलेट्स होती हैं। अब आज जो मेजर आरबीसी होते हैं उनके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। अपन जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये ब्लड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो तरह के साइकिल चलते रहते हैं। एक तो साइकिल कौन सा चलता है, टीसीए साइकिल। दूसरा साइकिल कौन सा होता है, क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल में क्या बनता है, एटीपी बनते हैं। वो एटीपी हमें एनर्जी देने का काम करते हैं और इस एनर्जी देने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस। फिर अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, एल्टमान ने। एल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस में लिखती जा रही हूँ आप भी इनके साथ ऐसे ही राइट डाउन करें। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो क्या आएगा, अमीबा चाओस। इसके अंदर सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक डिजीज होती है स्कर्वी, उसके अंदर जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ मिल जाते हैं। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ मिल जाते हैं। फिर अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। पहला क्या है, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। और ये लवक कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो सभी पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, जो अपना क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, जिसके कारण हमें पत्तियां या पेड़ कैसे दिखाई देते हैं, हरे रंग के। सॉरी, पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होता है। पादप कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें स्मूथ और रफ दोनों ही पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं को कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती। देखो, जो मेन डिफरेंस होता है ना पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, वो क्या होता है, क्योंकि जंतु जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती। अब देखो सॉरी, ये पादप कोशिका और ये अपन लिख लेते हैं जंतु कोशिका। अब इनके ये कैसे, पादप कोशिका कैसे होती हैं, छोटी होती हैं, सॉरी बड़ी होती हैं, और जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं। ये पादप कोशिकाएं जो गोल होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं कैसे हो जाएंगी, चौकोर होती हैं। इनके अंदर जो पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस होता है। बाकी इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होता है जंतु कोशिकाओं में वो छोटा होता है, क्योंकि वैक्यूल्स क्या होती है, एक रसदानी होती है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं की एक्टिविटीज के लिए रस पाया जाता है। तो इस जंतु कोशिका के अंदर क्या होगा, रसदानी छोटी होती है और इसमें वैक्यूल्स बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कोशिका भित्ति का।
देखो छठा क्वेश्चन क्या है अपना, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जिसके द्वारा कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है? तो अपना आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी कंट्रोल में की जाती हैं। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कोशिका का सीपीयू। और न्यूक्लियस की खोज किसने की? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन अपने पास क्या आ जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। एक कोशिका के ऊपर जितनी भी गतिविधियां होंगी पूरा कंट्रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर पाए जाते हैं वो अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं कोशिका में वो सारी नियंत्रित की जाती हैं। इसीलिए कोशिका को, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का सीपीयू। फिर अपने पास क्वेश्चन है 8 वाला 7, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ये अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं और एटीपी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर अपने पास क्वेश्चन है 8 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? तो अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, फिर आंसर आप अपने आप ही कर लोगे। तो ये कौन सी कोशिका है अपनी, प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। देखो यहाँ पे अपन इस तरह से इससे डायग्राम से समझेंगे, जो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक में लिख देंगे और जो यूकैरियोटिक में पाई जाती है वहाँ यहाँ लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन पाई जाती है वो बीच में लिख लेंगे अपन। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगी वो कैसी होती है, छोटी होती है, यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अभी अपने क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एनवेलप नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनवेलप। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनवेलप पाया जाता है। देखो प्रो का मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव सेल, जो पहले की सेल होते हैं इनमें कुछ ऑर्गन्स इस तरह के होते हैं जो डेवलप्ड नहीं होते हैं। यूकैरियोट मतलब क्या होता है, डेवलप्ड सेल। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो मोस्टली डेवलप्ड होते हैं और इसके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं। फिर अपन क्या लिखेंगे, इसमें जो श्वसन होता है वो किससे होगा, जीव द्रव्य से। यूकैरियोटिक के अंदर जो श्वसन होता है वो किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकोज। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S के होते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। इसके अंदर कॉमन क्या पाया जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, सीलिया, फ्लैजिला। देखो सेल के ऊपर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इसको मूवमेंट करवाने के काम आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया या फ्लैजिला। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। क्लियर। अब देखो कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में
नहीं पाई जाती। तो राइबोसोम है, इसमें 70s के और इसमें 80s के। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अपन ने लिखा ना, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति पेप्टिक ग्लाइकोज की बनी होती है। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हो। तो पहले आप इन जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे लिख लेना, ताकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन घुमा फिराता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन है कहाँ से, आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। अब अपने पास 9th क्वेश्चन क्या है, गोल्जिकाए उत्पन्न हुए। गोल्जिकाए कहाँ से उत्पन्न हुए? सूत्रकणिका से, जाइमोजन कणिकाओं से, कोशिका भित्ति से या फिर अंतःद्रवी रेटिकुलम से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अंतःद्रवी रेटिकुलम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। रफ के ऊपर आर से पता करना, रफ के ऊपर क्या चिपके रहते हैं, इस तरह डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? राइबोसोम। और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। स्मूथ के ऊपर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, स्मूथ के ऊपर इस तरह के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, लेकिन ये फॉर्मेशन किसका करती है? लिपिड का। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहाँ होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और रफ का कहाँ होगा? रफ के ऊपर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और इसी अंतःपर्तनीय जालिका से गोल्जिकाए उत्पन्न हुए थे। अब देखो गोल्जिकाए, गोल्जिकाए की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन सारे करते हुए चल रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं? पॉलिश ट्रैफिक। देखो 10 वाला क्वेश्चन और देखो अपना लास्ट। अठारह 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। चार्ल्स डार्विन कौन से थे? जिन्होंने कर्मिक सिद्धांत को दिया था। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये अपन जेनेटिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसने 3 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और तीसरा लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स की जो डिस्कवरी की गई थी वो किसके थ्रू की गई? मेंडल के द्वारा। स्लीडन और सेवान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। आई होप अपन ने जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे सेल से वो सारे कर लिए हैं। कल से अपन देख, अगर 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट बचे होंगे तो सेल वाला टॉपिक करेंगे, नहीं अपन ब्लड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।